चलिए हम तो आज का टॉपिक है जिसका सबको इंतजार रहता है शुरू से ही कि जी ये सर। कब कराया जाएगा। जीएसटी है। जीएसटी कहने के लिए लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इतनी ज्यादा बड़ी चीज है नहीं। बस खाली इसमें क्या है, थोड़ा सा थ्योरिकल समझना होता है। अगर थ्योरिकल आपको समझ में आ गया है तो जीएसटी में कुछ भी नहीं है। तो इसको मैं इस तरीके से लेके चलूंगा कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए, बार बार इसको पढ़ने की देखने की जरूरत ना पड़े। पर कुछ चीजें हैं जो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा पढ़ने के लिए, तभी वो समझ में भी आएगा। चलिए चलते हैं हम अपने जीएसटी की क्लास पर। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाम से पता लग रहा है कि ये जो टैक्स है वो गुड्स पर भी लगता है और सर्विस पर भी लगता है। इसका 3 लाइन में 4 लाइन में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है क्या। GST is an indirect tax and it was launched at midnight on 1st July 2017 by the President of India and the Government of India. The launch was marked by a historic midnight 30 June to 1 July season of both the House of Parliament convened at the Central Hall of the Parliament। मतलब क्या है कि मैंने पहले ही बताया था कि जो टैक्स है वो दो तरह के हुआ करते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को डिपॉजिट किए जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो एक दूसरे से पास होकर के गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट होता है। तो जीएसटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि एक दूसरे के पास से होकर के जाता है और बाद में गवर्नमेंट के पास रिटर्न फाइल करने पर जमा होता है। इसको लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2017 में आधी रात को, इसीलिए इसको 2 दिन में रखा गया है, 30 जून एंड 1 जुलाई के दिन रात में। किसने लॉन्च किया था, तो सिर्फ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में नहीं होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि कोई भी अगर लॉ हमें पास करना हो पूरे कंट्री में, अगर उसको लागू करना हो, फॉलो करवाना हो, तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसका सभी की सहमति होना जरूरी है। उसमें भी वोटिंग होती है। अगर ज्यादा वोटिंग उसके पक्ष में है तो वो लागू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो लास्ट में जाता है प्रेसिडेंट के पास। कोई भी लॉ है तो पहले विधानसभा, फिर लोकसभा, बाद में प्रेसिडेंट के पास। आपको ही पता है, एक राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। पहले राज्यसभा में पास होता है कोई भी नियम, फिर लोकसभा में। जब वहां से भी पास हो जाता है तो बाद में जाता है प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट को जब भी लगता है कि इसमें कुछ कमी है, इसको नहीं पास करना चाहिए, तो वो वहां पे पास नहीं होता है। सब जगह से पास होने के बाद भी अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं करते हैं तो वो किसी भी कंडीशन में पास हो ही नहीं सकता है बिल। और जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेंगे, जब तक भी किसी भी हालत में कंट्री में लागू हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर 1 जुलाई 2017 को किस किस ने मिलकर किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लोगों ने मिलके, यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मिलके इसको पास किया और लागू कर दिया। लागू इसलिए कर दिया क्योंकि दोनों की सरकार थी, दोनों एक ही पार्टी के थे, दोनों ही बीजेपी के, तो कोई दिक्कत हुई नहीं जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हो गया। तो इसमें मेन बात, ध्यान रखने वाली बात क्या है, एक तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, दूसरा 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था, वो भी कहाँ से, पार्लियामेंट से। ये छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन है। उसके आगे चलते हैं, एक्सक्लूसिव अंडर जीएसटी, यानी कि ऐसी चीजें जिनको जीएसटी के अंडर नहीं रखा गया है, जीएसटी से अलग। ये ऐसी चीजें हैं जिन पर जीएसटी लगती ही नहीं है। तो कौन कौन सी चीजें हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया, यानी ऐसा ही कोई भी सामान जो कि इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है तो उस टाइम जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा है, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया जा रहा है
उस टाइम उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। तो उस कंडीशन में वहां पर जीएसटी नहीं होता है। वहां से जब आगे जाता है, इंडिया में सेलिंग होती है, तब उन पर जीएसटी लगता है, लेकिन इंपोर्ट टाइम पर जीएसटी नहीं लगता है। दूसरी चीज है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिसमें कि पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह आ जाते हैं, इन पर जीएसटी नहीं है। तीसरी चीज है अल्कोहल, जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए होता है, उस पर भी जीएसटी नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी और रियल एस्टेट, इन पर भी जीएसटी नहीं है। और किसी भी तरह के ओपन आइटम्स हैं, यानी कि पैकेजिंग वाले नहीं है, ओपन है, तो ओपन चीजों पर भी किसी भी तरह का कोई जीएसटी नहीं है। क्लियर है इतनी चीजें? अब बात आती है कि कई लोगों के माइंड में आता है कि भाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट पेट्रोल डीजल वगैरह हो गए, गैस हो गई, अल्कोहल हो गया, रियल इस्टेट हो गया, ये सब चीजें, इन पर जीएसटी नहीं है, फिर भी इतनी महंगी है चीजें। तो मैं आपको बता दूं कि इन चीजों पर जिस दिन जीएसटी लगना शुरू हो गया, ओपन चीजों पर नहीं, इन चीजों पर जो सामने चार चीजें हैं, कस्टम ड्यूटी वाली, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहल और स्टैम्प ड्यूटी एंड रियल एस्टेट, जिस दिन इन पर जीएसटी लगना शुरू हो गया, उस दिन महंगाई का नामो निशान नहीं होगा, सारी की सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। समझ में आ रही है चीजें जो मैं बता रहा हूँ? ऐसा क्यों है? यस। ऐसा क्यों है कि जीएसटी लगने के बाद ये सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी? तो मैं आपकी नॉलेज के लिए अभी इतना बता दूं कि जीएसटी मैक्सिमम कितना परसेंट है? 28%। इससे ज्यादा तो जीएसटी रेट है नहीं। 28% हाईएस्ट है जीएसटी रेट जो है, और मिनिमम 0% है। 0% से लेकर के 28%। बट अगर मैं बात करूं, जो सामने चार चीजें दिख रही है, तो इस पर, इन चीजों पर 100 से लेकर के 120% तक टैक्स लगता है। इसीलिए ये चीजें इतनी महंगी है। इसीलिए आप समझ सकते हो कहाँ 100 to 120% और कहाँ 28%। अगर जीएसटी लग जाता है तो बाकी टैक्सेस नहीं लगेंगे, तो ऑटोमेटिक सस्ती हो जाएंगी चीजें। जो गवर्नमेंट की मैक्सिमम इनकम है वो इन्हीं चीजों से होती है, इंपोर्ट की हुई चीजों से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, अल्कोहल से और रियल एस्टेट से। इनसे ज्यादा इनकम है गवर्नमेंट को। इंपोर्ट करते हैं तो आप देखते हो इंपोर्ट पे एक्साइज ड्यूटी लगा देते हैं, बहुत परसेंट। अगर कोई बाहर से 5 रुपए की कॉस्ट पड़ रही है किसी प्रोडक्ट की, तो हमारे कंट्री में अगर वो घुसता है तो अंदर आते ही वो चीज कितने की हो जाती है? 10 से 15 रुपए की हो जाती है। क्यों? कस्टम ड्यूटी लग गई। और जैसे जैसे वो कस्टमर के पास होते जाएगा तो हर कोई उस पर टैक्स लगाएगा, तो जैसे जैसे टैक्स लगाएगा तो टैक्स बढ़ता हुआ चला जाता है उस पर। हालांकि जब से जीएसटी आई है, तो जब से टैक्स रेट सेम होता है, इतनी महंगाई नहीं होती है। जिस टाइम जीएसटी आया था, उस टाइम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी। उस टाइम क्या अफवाह थी? अफवाह क्या, उतनी नॉलेज ही थी लोगों को। उस टाइम लोग क्या कहा करते थे कि अब जीएसटी लग गई है, तो कोई सामान अगर यूपी में या गाजियाबाद में अगर 100 रुपए का मिल रहा है, तो वही चीज राजस्थान में, मुंबई में 100 ही रुपए का मिलेगा। बट ऐसा नहीं है, लोगों की ऐसी सोच हो गई थी। क्या आप लोग भी ऐसे ही जानते थे, या अभी भी ऐसे ही कुछ जानते हो कि अगर यहाँ 100 रुपए की है तो दूसरी जगह भी वो 100 ही रुपए की होगी? नहीं सर। ऐसा नहीं है, टैक्स रेट सेम होगा। जैसे मैं यस बात सर। करूं अभी यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल की नोएडा में है, और नोएडा में जी सेल हो सर। रहा है, उसकी कॉस्ट पड़ी है 10,000, प्लस 12% उस पर जीएसटी लगा दीजिए, 1200। ठीक है, तो यस सर। 1200 जीएसटी हो गई, तो हो गया कितना? 11,200 का। यहाँ से लिया इतने का। बट अगर वो कोई सामने जा रही है, यानी कि दिल्ली में जा रही है वही चीज, तो उन्होंने 11,200 का उसको बेच दिया,
लेकिन जो सामने वाला है वो कितने का बेचेगा? भाई 10,000 उसकी कॉस्ट थी, तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट तो बेचेगा नहीं, वो तो उस पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके ही बेचेगा, तो वो 10,000 से 11,000 कर देगा। तो वो क्या यस सर। दिखाएगा भाई, 11,000 कॉस्ट है, बाकी 12% इस पर जीएसटी है। तो 10,000 पर जो 12%, 1,200 बैठ रहा था, तो क्या 11,000 पर भी 12%, 1,200 बैठेगा? यस सर। 1,200 नहीं बैठेगा, 1,000 पे और 12% कर लीजिए, 120%, और 120 रुपीज, तो उतने रुपए यस और सर। एक्स्ट्रा हो गए। तो ये तो जो नोएडा में रेट था वही रेट तो वहां नहीं हुआ, हालांकि टैक्स रेट सेम है, 12 वहां भी था, 12 यहाँ भी है, लेकिन उसका जो प्राइस है वो सेम नहीं होने वाला है। किसमें जी इफेक्ट सर। पड़ जाता है? एक तो मार्जिन, अगर किसी को ज्यादा लेना होता है, मार्जिन जितना लेंगे उतना ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, अगर कहीं बाहर से आ रहा है तो उसका कन्वेंस चार्ज भी लगा देते हैं उसमें, तो इस वजह से उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। यस सर। तो यहाँ पर हम देखते हैं जरा जीएसटी, जो कि एक्सक्लूजन था, मैंने 4 चीजें बताई है। ये चीजें ऐसी हैं कि जिन पर जीएसटी नहीं है, जिस दिन जीएसटी लग जाता है तो उस दिन महंगाई का नामो निशान नहीं होगा। रीजन यही कि मैंने बताया, इस पर 100 से लेकर के 120% तक जीएसटी लगती है। अब जो बाहर से पेट्रोल आता है वो 20 से 25 रुपए प्रति लीटर पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आते आते कितने का हो गया, वही 99, 90 रुपीज, 95, 100 यहाँ तक पहुंचा हुआ। रीजन क्या है? बाहर से इंपोर्ट हुआ, 30 रुपीज भी मान लीजिए, 30 रुपीज पर लीटर पड़ रहा है। इंपोर्ट किया, इंपोर्ट पे टैक्स बढ़ा दिया उन्होंने, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी 40%। तो 40% कितना हो गया, मान लीजिए आप, भाई 30 रुपए भी है तो 50% के हिसाब से 15 रुपए हो रहा है, 15 छोड़ो, 10 रुपए यस टैक्स सर। लग गया, तो 30 से 40 रुपए वहीं हो गया, और 40 वहां आ गया। अब जैसे जैसे आगे हम उधर स्टेट में आते जाएंगे तो कई तरह के टैक्स लग जाते हैं उसमें, जैसे सरचार्ज लग गया, टोल टैक्स लग गया, ठीक है, तो वैट लग गया। यस सर। ये अलग अलग तरह के टैक्सेस और प्लस होते चले जाते हैं। तो कई तरह के टैक्सेस जुड़ के 100 से 120% टैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो जाता है। यस सर। हम ये देखते हैं कि किसी स्टेट में 80 रुपए है, किसी में 90 है, किसी में 95 है, किसी में 100 है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए, भाई कंट्री तो एक ही है, तो ऐसा क्यों है कि अलग अलग? यस सर। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर स्टेट का जो वैट है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। कोई स्टेट गवर्नमेंट वैट कम लगाती है, कोई ज्यादा लगाती है। जिसने कम यस लगाया सर। वहां का रेट कम है, जिसने ज्यादा वैट लगाया वहां का रेट ज्यादा है। वो चाहता हूँ। तो इसी वजह से यहाँ पर ये इफेक्ट पड़ता है इनके प्राइस पर। इसीलिए अब पेट्रोल यस सर। प्रोडक्ट है, मैंने क्या कहा कि अगर इन चीजों पर रेट जीएसटी लग जाती है तो महंगाई खत्म हो जाएगी। क्या 4 चीजों पर जीएसटी लगने से, इन पे टैक्स कम लगने से महंगाई कम हो जाएगी? तो बिल्कुल हो जाएगी। कैसे? भाई अगर कस्टम ड्यूटी पे कम लगने लगे, यहाँ इंपोर्ट पे कम लगने लगे, तो वहीं पर ही आधी चीजें सस्ती हो गई। बाहर से जितने भी खाने यस सर। पीने वाली चीजें आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ रही है, तो वही कम हो गई। और प्लस फिर आएगी अंदर, तो कंट्री में अंदर सप्लाई होगी, तो पेट्रोल कम लग रहा है, वैल्यू कम लग रही है, तो कन्वेंस भी कम लगेगा। और कन्वेंस कम लग रहा है तो सीधी सी बात है कि उसका प्राइस भी कम ही लगेगा, लोग उतना कन्वेंस लेंगे नहीं। यस सर। तो जो आधे यानी 80%, आप समझ लीजिए, 80% जो यहाँ पर महंगाई है वो पेट्रोल डीजल की वजह से है। जी सर। पेट्रोल डीजल जैसे उतार चढ़ाव होता है, महंगाई भी उसी हिसाब से होती है। खैर चलिए, ये तो मैंने कुछ ज्यादा डीपली मैंने बता दिया है, पर जानना जरूरी था। ये इन चीजों पर जीएसटी नहीं लगती है। आगे चलते हैं बेनिफिट ऑफ जीएसटी, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला बेनिफिट तो यह है कि वाइडर टैक्स बेस है। दूसरा है एलिमिनेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस। थर्ड है रैशनलाइज ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर। और लास्ट है हार्मोनाइजेशन ऑफ सेंटर एंड
स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। मैं इनका मतलब समझा देता हूँ। वाइडर टैक्स बेस का मतलब क्या है यहाँ पर, कि ये जो टैक्स है, यहाँ पर वाइडर का मतलब बड़ा नहीं है। वाइडर हम ये कह सकते हैं कि पूरी कंट्री में एक ही तरह का रेट लगता है। हमें तरह तरह के याद रखने रेट्स को याद रखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर कितने परसेंट टैक्स लगता है, यहाँ कितना लगेगा, यहाँ कितना लगेगा। तो जो हमारा दिल्ली में है वही यूपी में लगेगा, वही महाराष्ट्र में लगेगा, वही केरल में लगेगा, सब जगह वही लगेगा। ठीक है। और जो दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस है वही महाराष्ट्र में है, वही अदर स्टेट में है। जो जीएसटी रिटर्न फाइल दिल्ली में की जाती है जिस चीज के लिए, वही अदर स्टेट में की जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ और किया जा रहा है रिटर्न फाइल और अलग टैक्स लग रहा है और अदर स्टेट में ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया वाइडर टैक्स बेस, यानी कि हमें ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है टैक्स के मामले में। एक तो बेनिफिट ये है। दूसरा है, इस जीएसटी के अंदर कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस को एलिमिनेट कर दिया गया है, किन्हीं किसको कई को इंक्लूड कर लिया गया है। तो कई टैक्सेस हटा दिए गए हैं, कई टैक्सेस जोड़ दिए गए हैं। तो यहाँ पर कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे कि सर्विस टैक्स की बात करें, वैट की बात करें। ठीक है। तो इस तरह के और भी टैक्सेस हैं, सरचार्ज वगैरह हैं। तो इन चीजों को अलग अलग हटा दिया गया है और जीएसटी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। पहले क्या होता था, अगर कोई सर्विस दे रही है कंपनी तो उसको सर्विस टैक्स में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। वैट लगा रही है तो वैट में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। एक्साइज ड्यूटी भी लग रहा है तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन। यानी कुल मिला के जितने तरह के टैक्स कंपनी लगा रही है, हर तरह का रजिस्ट्रेशन उसको कराना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब खाली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराओ, हर तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस वहां पर इन कवर हो जाते हैं। रैशनलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर वो भी वही है कि टैक्स का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर उसको आसानी से हम समझ सकते हैं जीएसटी में, क्योंकि हमें अलग अलग टैक्स पढ़ने का जरूरत नहीं है। सिर्फ एक तरह का रेट बताओ भाई, इतना परसेंट टैक्स लगेगा, सारे तरह की जो प्रॉब्लम है सब खत्म। हमें एक ही रिटर्न फाइल करना है, ना वैट, ना सर्विस टैक्स, ना एक्साइज ड्यूटी। खाली जीएसटी रिटर्न फाइल करो, अपने आप मेंटेन हो जाएगा सब। और क्या है, हार्मोनाइजेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर क्या है, सेंटर और स्टेट दोनों का हाथ होता है, नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि एक ही गवर्नमेंट टैक्स रखती है, नहीं, दोनों गवर्नमेंट ही रखेगी। वैट में ऐसा नहीं होता है, वैट में स्टेट गवर्नमेंट ही वैट अपने पास रखती है। बट जीएसटी में दोनों का हाथ होता है, 50-50%। अगर किसी से जीएसटी के रूप में 100 रुपये कलेक्ट हो रहे हैं तो 50 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है, 50 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट रखती है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जीएसटी रेट क्लासिफिकेशन। तो ये जरूरी नहीं है कि जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ वही हो, क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ये पुराना है, एक बार देख लेना उस पर, नेट पर, कि किन चीजों पर क्या लग रहा है। हालांकि ये बदलते रहते हैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ, पर कुछ चीजें जो सेम रहती हैं। जैसे मैं बात करूं अगर 0% का, तो पहले जो 0% लगता था किन पर लगता था, एसेंशियल फूड्स एंड मेडिसिन, दवाइयों और जो जरूरी खाने का सामान था उन पर कोई टैक्स नहीं था। न्यूज़पेपर पर नहीं था, एजुकेशन सर्विसेज जितनी थी उन पर नहीं था, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन जितने थे उन पर नहीं थी। बट अब इन पर भी 5% टैक्स लगने लगा है। एसेंशियल फूड एंड मेडिसिन, न्यूज़पेपर और एजुकेशन सर्विस पर भी 5% लगता है, इस चीज को भी ध्यान रखना। तो एक 0% होता है, एक एग्जेम्प्ट होता है। एग्जेम्प्ट तो हो गया कि जिस पर एक नील होता है, नील और जीरो एक ही चीज है। तो एग्जेम्प्ट का मतलब हो गया जिसको टैक्स से बिल्कुल अलग रखा गया है। इसका डिफरेंस याद रखना, नील और एग्जेम्प्ट में फर्क क्या है। एग्जेम्प्ट जिसको टैक्स से कोई लेना देना है ही नहीं, और जिस पर जीरो है उसका मतलब उस पर आगे कुछ आगे भी टैक्स लग सकता है, चेंज हो सकता है।
तो जीरो है, जो जीरो से जो चीजें हैं वो 5 पे ट्रांसफर हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हो कि 5 में है कॉमन यूजेज आइटम, स्वीट्स, रेस्टोरेंट सर्विस, टूर ऑपरेटर सर्विस। तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ पर भी है। हालांकि टूर ऑपरेटर सर्विस पर बढ़ चुका है रेट, इस पर 18% ये लगाते होंगे क्योंकि ये सर्विस में आ जाता है। तो जो सर्विस स्टैंडर्ड टैक्स है वो है 18%, जो कि नीचे भी दिया हुआ स्टैंडर्ड रेट फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स 18% है, वो इसमें इंक्लूड हो गया। तो जीरो है, जीरो अभी है ही नहीं लगभग, ये मान लो। नेक्स्ट है 0.25%, तो किस पर है? डायमंड्स एंड अदर प्रेसियस स्टोन्स, बुलियंस वगैरह हैं, उस पर भी 0.25 है। यानी कि जो प्योर चीजें हैं जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, ऐसे कीमती पत्थर हो सकते हैं, नग हो सकते हैं, ज्वेलरी हो सकती है। हालांकि ज्वेलरी नहीं, ज्वेलरी में मिलावट होती है, बट जो प्योर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो उस पर 0.25% जीएसटी का लगता है। बट जिसमें मिलावट है जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और ज्वेलरी वगैरह हो गई, तो इस तरह पे अगर कोई मिलावट वाली चीजें हैं तो इस पर 3% जीएसटी लगती है। ठीक है, 5% मैंने बता दिया। 12% ये भी लगता है, 12 भी लगता है, लेकिन थोड़ा सा हाई हो जाता है, एक नॉर्मल से उठ करके थोड़ा सा हाई में आ जाता है। तो उसमें क्या क्या हो सकता है? एक तो कॉमन यूजेज आइटम है ही, खाने पीने वाली चीजें, उससे थोड़ा सा और स्पाइसी कह सकते हैं या फिर लग्जरी आइटम्स कह सकते हैं जो कि खाने वाली होती हैं। जैसे कि मैं बात करूं, फ्रोजन मीट वगैरह हो गया, बटर यानी घी हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, नमकीन वगैरह, ये कोई कॉमन यूजेज नहीं है। बट आज के टाइम में ये कॉमन हो गया है, बट ये गवर्नमेंट इसको कॉमन नहीं मानती है। अगर ये नहीं भी खाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इसीलिए 12% के अंदर डाला गया है। हालांकि मिल्क को कॉमन में डालना चाहिए, बट इन्होंने थोड़ा सा हाई लेवल में ले लिया है, तो गवर्नमेंट के ऊपर है। तो 18% स्टैंडर्ड रेट है ही। कोई भी सर्विस है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उस पर वो 18% ही लगाएगा। और लग्जरी आइटम्स वगैरह हो गए जैसे गाड़ियां वगैरह, एसी वगैरह, फ्रीज कूलर, मोबाइल, इन पर 12 ही लगता है। लेकिन जो लग्जरी आइटम्स जैसे गाड़ियां वगैरह हो गई, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, तो इन पर 28% ही लगता है। ये लग्जरी आइटम्स पे आ जाती है। तो 28% जो है वो हाई है इसका। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू है? नो सर। नेक्स्ट आते हैं जरा वो, हु शुड रजिस्टर फॉर जीएसटी। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कौन कौन करा सकता है? एक लाइन ये है, एक लाइन ये है कि किन किन को जरूरी है। ये तो है हु शुड, इसका भी मतलब वही है कि किन किन को कराना चाहिए। अगर आ जाता हु मस्ट तो उसका भी मतलब यही था कि किन किन को जरूरी है। बट शुड और मस्ट में फर्क होता है, पता है क्या फर्क है दोनों में? शुड का मतलब भी चाहिए ही है और मस्ट का मतलब भी चाहिए ही है। तो शुड आ गया मतलब उनको कराना चाहिए, चाहे तो फायदेमंद है। बट मस्ट का मतलब आ गया कि उनको कराना ही कराना। कराना है। हम्म। तो यहाँ पर देखते हैं जरा कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले तो आते हैं इंडिविजुअल्स रजिस्टर अंडर द फ्री जीएसटी लॉ। यानी कि ऐसे कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है जिन्होंने जीएसटी से पहले किसी भी टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। अगर पहले से किसी न किसी टैक्स में रजिस्टर्ड है तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, चाहे वो एक्साइज हो, चाहे वैट हो या सर्विस हो या किसी भी तरह का टैक्स है। अगर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। दूसरी चीज, अगर बिजनेस है किसी का और उसका टर्नओवर 40 लाख रुपए या इससे ऊपर है तो उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। बट अभी यहाँ पर एक और लाइन है ब्रैकेट के अंदर, 10 लाख रुपीज फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट।
जिसमें कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड आ जाता है, जिसको हम पहाड़ी एरिया भी कह सकते हैं। तो अगर इन स्टेट की बात करें, तो अगर इन स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट की तय बात की जाए तो 10 लाख रुपीज है। अगर किसी बिजनेस का टर्नओवर 10 लाख रुपीज या इससे ऊपर है सिर्फ इन स्टेट में, तो उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। अगर इनके अलावा कोई और स्टेट है और उनकी टर्नओवर 40 लाख से नीचे है तो उनको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कराना चाहें तो फिर भी वो करा सकते हैं। बट अगर 40 लाख से ऊपर है तो वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए उनको। कॉजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब बात आती है, कई कई लोग कहेंगे कि भाई जब वो नॉन रेजिडेंट है ही, यहाँ पर रहते ही नहीं है इंडिया में, तो वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्यों कराएंगे। तो मैं बता दूं कि अगर कोई पर्सन इंडिया का नहीं है, एनआरआई है, इंडिया की नागरिकता नहीं मिली हुई है, बट वो इंडिया में रह के अपनी इनकम कर रहा है, अपनी कमाई कर रहा है, और वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहा है। कुल मिला के यहाँ पर बात ये आती है कि अगर वो इंडिया में रह के अर्निंग सोर्स है उसका, इंडिया से अपनी कमाई कर रहा है, तो ये उसका राइट है कि वो गवर्नमेंट को टैक्स दे, चाहे वो इंडिया का सिटीजन हो या ना हो। तो अगर वो इंडिया से अपनी इनकम कर रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर है कॉजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर नॉन रेजिडेंशियल। अगर वो टैक्स पे कर रहा है पहले से ही तो उसको तो रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है जीएसटी के अंदर। नेक्स्ट आते हैं एजेंट ऑफ सप्लायर एंड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं आईएसडी। यानी कि यहाँ पर क्या है, नाम से ही पता लग रहा होगा कि सप्लायर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर, इसके कोई एजेंट है तो इनको भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, जरूरी है। इनको, जैसे कि ई कॉमर्स कंपनीज हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह। डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर को करना जरूरी है, डिलीवरी बॉय को नहीं, ये ध्यान रखना। डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर अलग है, डिलीवरी बॉय अलग है। डिलीवरी बॉय जॉब करता है लेकिन सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर जॉब नहीं करते हैं, उनका अपना बिजनेस होता है और उनको कमीशन देना होता है ई कॉमर्स कंपनीज को। तो जी इसीलिए सर। सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसी तरीके से, अच्छा, इसी इसी से रिलेटेड नीचे भी हैं ये दो, ये मैं बीच की लाइन अभी समझाऊंगा। ये दो जो है, पर्सन हु सप्लाइज बाय ई कॉमर्स एग्रीगेटर एंड एवरी ई कॉमर्स एग्रीगेटर, ये एक ही चीज है। ई कॉमर्स में वही आ जाती है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मंत्रा, स्नैपडील, सभी कॉमर्स में आ जाती है। आगे आते हैं, Yes. दोज पेइंग टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को शॉर्ट में आरसीएमबी कहा जाता है। ये होता क्या है, मतलब यहाँ पर यह है कि अगर कोई ऐसे पर्सन है जो आरसीएम के अंडर टैक्स पे कर रहे हैं तो उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अब पहले आरसीएम होता क्या है, यहाँ पर रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो यहाँ पर उल्टे से ही समझेंगे, उल्टा क्या, जैसे कि मैं हूँ एक पर्सन और मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है या किसी और में भी रजिस्ट्रेशन कराया, जीएसटी छोड़ के किसी और टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, बट मैं कहीं से सामान परचेज कर रहा हूँ किसी दूसरे से, लेकिन उसने टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है। नहीं कराया हुआ है तो मुझे उसका भी टैक्स पे करना पड़ेगा उसकी जगह पर, यानी कि उसके बजाय मुझे ही सामने वाले का भी टैक्स पे करना पड़ेगा। जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि मैंने ये इतना सामान खरीदा था। जो खरीदा था वो भी तो दिखाना पड़ेगा अपने एक्सपेंस में, और जो खरीदा था तो उस पर टैक्स भी लगेगा। तो टैक्स लगेगा तो वो भी गवर्नमेंट अपने आप देख लेगी कि इतना खरीदा है, तो अपने आप कैलकुलेट हो जाता है कि इतना टैक्स इसको देना था। भाई इतना टैक्स देना, जब मैं जी सर। बेचूंगा तो बिना टैक्स के तो बेचूंगा नहीं। और जब मैंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, बिल बना के दूंगा तो उसमें दिखाना भी पड़ेगा कि इतना टैक्स है। अब मैं टैक्स नहीं दिखाऊंगा तो मुझे अपने जेब से भरना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं जी क्या सर। करूंगा, जब मैं वही चीज बेचूंगा
तो मैं टैक्स लूंगा, और जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा तो खरीदे हुए की भी डिटेल भरूंगा, और जब खरीदे हुए की भी डिटेल भरूंगा तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के मुझे सामने वाले का भी टैक्स पे करना पड़ रहा है उल्टा। तो यहाँ पर रिवर्स यस चार्ज सर। मैकेनिज्म होगा कि सामने जो अनरजिस्टर्ड डीलर है, अनरजिस्टर्ड डीलर का भी टैक्स पे जो किया जाता है वो आरसीएम के अंदर आता है। यस सर। जो रजिस्टर्ड डीलर अनरजिस्टर्ड डीलर का भी टैक्स पे करे वो इसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आ जाता है। ये छोटी सी लाइन याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जी। पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विस फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया अदर देन अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। तो लाइन से समझ में आ गई होगी कि कोई भी ऐसा पर्सन है जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन या डेटाबेस सप्लाई कर रहा है इंडिया से बाहर या इंडिया में। इंडिया से बाहर है तो इंडिया में सप्लाई कर रहा है, इंडिया में है तो इंडिया से बाहर सप्लाई कर रहा है। तो ऐसे ही ये इलीगल नहीं है, अगर उसने रजिस्टर्ड किया हुआ है तो वो लीगल है। अगर कोई ऐसे कंपनी है, ऐसा कोई बिजनेस है, तो उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो इंफॉर्मेशन डेटाबेस शेयर कर किया जाता है। ऐसी कंपनी कौन कौन सी होती है, जैसे ई कॉमर्स कंपनी हो गई, ठीक है, यस सर। और बैंकिंग हो गए। तो ये सब क्या है, डाटा ट्रांसफर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ताकि फ्रॉड ना हो। और यहाँ पर एग्रीमेंट किया जाता है, डीलरशिप की जाती है कि आप किसी और को अपना डाटा नहीं शेयर करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो सामने वाला उस पर केस कर सकता है। यस सर। यहाँ पर है सीबीआईसी, यानी कि यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एसोसिएशन कुछ ऐसी नाम है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, वो भी मैं बताऊंगा अभी। हैज नोटिफाइड द इंक्रीज द थ्रेशोल्ड लिमिट टर्नओवर 20 lakh to 40 lakh। द नोटिफिकेशन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2029। तो यहाँ पर ये नोट दे दिया गया है, जानबूझ करके दिया गया है ये। क्यों? क्योंकि जो पहले टर्नओवर था वो 20 लाख रुपीज तक था, कि अगर किसी का बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था, जरूरी था। बट उसको 20 से बढ़ा करके 40 कर दिया गया, कब? 1 अप्रैल 2029 को। ठीक है। यस सर। यस सर। चलिए मैं सीबीआईसी का देखता हूँ जरा, इसकी फुल फॉर्म क्या है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ठीक है, ध्यान रखिए। यस सर। यानी कि जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसने इस लिमिट को बढ़ाया था। बात करें डॉक्यूमेंट की, तो रजिस्ट्रेशन करने में डॉक्यूमेंट, किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है? पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो, आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ हो प्रोमोटर्स का या फिर डायरेक्टर का, वो भी फोटोग्राफ, फोटो वाला आइडेंटिटी प्रूफ हो। एड्रेस प्रूफ होना चाहिए बिजनेस का, जहाँ पर बिजनेस है, जहाँ बिजनेस है उसका भी प्रूफ हो, और उसका एड्रेस जहाँ पर है उसका भी एड्रेस प्रूफ हो, और बिजनेस का रजिस्ट्रेशन प्रूफ भी हो। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या फिर कैंसिल चेक, और डिजिटल सिग्नेचर, और लेटर ऑफ ऑथराइजेशन यानी अथॉरिटी लेटर। इनमें से ये सारी चीजें होनी चाहिए। यस सर। चलिए, अभी इसमें टाइम ज़्यादा नहीं है, क्लास एंड हो जाएगी। तो अभी तो फिलहाल मैं इधर रखूंगा, अभी फिर थोड़ी देर में स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी फिलहाल बंद कर रहा हूँ, फिर चालू करते हैं।